वर्षण क्या होता है, जैसे सिस्टमेटिक आपने टॉपिक पढ़ा, आपने पढ़ा कि वायुमंडल में आर्द्रता का स्रोत पढ़ा सबसे पहले ना। आर्द्रता का स्रोत, आर्द्रता का स्रोत क्या है, वायुमंडलीय आर्द्रता के सोर्स क्या है, धरातल से जो वाटर बॉडीज हैं उनसे वाष्पन ना, वाटर बॉडीज से वाष्पन, और जो लिविंग बीइंग्स हैं जंतु और वनस्पतियां इनसे वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा क्या है, सॉइल से भी वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन या इवापोट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। इन प्रोसेसेस द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की आपूर्ति होती रहती है। तो आपने पढ़ा कि वायुमंडल में जलवाष्प की आपूर्ति होती रहती है, और वायुमंडल की जलवाष्प या वायुमंडल के किसी भी नमूने की जलवाष्प धारण करने की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर या मॉइस्चर होती है, एक क्षमता होती है जलवाष्प को धारण करने की। तो वायुमंडल क्या करता है, जलवाष्प धारण करता चला जाता है, अर्थात वायुमंडल में जो जलवाष्प की आपूर्ति की जाती है वह जलवाष्प क्या होता है, विलीन होती रहती है, अदृश्य होती रहती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आती है कि जब क्या होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प का विलीन होना रुक जाता है। तब आप क्या कहते हैं उस स्थिति को, जब वायुमंडल में जलवाष्प का विलीन होना रुक जाता है उस स्थिति को क्या कहते हैं कि वायुमंडल का वह नमूना सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया। जैसे ठीक वैसे ही होता है, जैसे पानी है और उसमें आप चीनी घोलते हैं, घुलता जाता है ना, उसका बॉटम में, उसकी जो पेदी है, बॉटम है, उसमें चीनी बैठती नहीं है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि आप चीनी डालेंगे पानी में, घुलना बंद हो जाएगा, उसके बॉटम में बैठने लगती है। तो आप कहते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन हो गया, कैसा सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, संतृप्त विलयन हो गया ना। अब संतृप्त है तो उसमें आपको और चीनी घोलना है तो क्या कर सकते हैं बताइए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, चीनी और पानी का विलयन बना रहे हैं, और जो बना सॉल्यूशन वो सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया, तो उसमें और चीनी घोलना है तो आप क्या करते हैं, उसके बॉटम में ना बैठे और चीनी घुलती जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं, आप 10th की साइंस में पढ़े होंगे, दो उपाय है ना। एक तो आप उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, आप उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए, उसका जो भी टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है तो आप बढ़ा करके 20 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, 25 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, 50, 60, 70, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उस सॉल्यूशन में चीनी और घुलती चली जाएगी। क्लियर है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि आप उसका टेम्परेचर वही रखते हुए, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर था वही रखते हुए, उसमें आप पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए ना, पानी की मात्रा बढ़ाते जाइए, तभी आप चीनी घुलते जाएंगे, घुलता जाएगा। वही स्थिति वायुमंडल के किसी नमूने की भी है। वायुमंडल के किसी नमूने में जलवाष्प आप भेजते जाते हैं तो जलवाष्प विलीन होती चली जाती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जलवाष्प क्या होता है, जल की बूंदों में परिवर्तित होने लगती है, जल सीकरों में परिवर्तित होने लगती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ना ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो गया, वायुमंडल का यह नमूना संतृप्त हो गया है, और इसीलिए जो भी जलवाष्प पहुंचेगा वो क्या होगा, जल की बूंदों में परिवर्तित होने लगती है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी दो ही उपाय है कि उस वायुमंडल के उस सैंपल में, उस नमूने में आपको और जलवाष्प घोलना है तो आप क्या करते हैं, और जलवाष्प उसमें विलीन करना है, अदृश्य अवस्था में बनी रहे, और आप जलवाष्प भेजें और जलवाष्प वायुमंडल के उस नमूने में अदृश्य अवस्था में इनविजिबल बनी रहे, उसके लिए आप क्या करते हैं, दो तरीका है। वायुमंडल के उस नमूने का या तो आप तापमान बढ़ा दीजिए, तो उसमें आप और जलवाष्प भेजेंगे, वो अदृश्य बनी रहेगी, अर्थात वायुमंडल के किसी नमूने का तापमान बढ़ाने के साथ उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। दूसरा तरीका क्या है, उसमें और जलवाष्प घोलने के लिए वायुमंडल का ज्यादा आयतन ले लीजिए ना, वायुमंडल का ज्यादा आयतन ले लीजिए। तो यही तरीका यहाँ पर भी है। तो आपने पढ़ा कि वायुमंडल में जलवाष्प पहुँचती रहती है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि वायुमंडल में उतनी जलवाष्प पहुंच जाती है जितनी कि उसकी धारण करने की क्षमता है। तो वायुमंडल की ऐसे नमूने को जिसमें इतनी वाटर वेपर प्रेजेंट हो जितनी कि उसकी धारण करने की क्षमता हो, तो वायुमंडल के उस नमूने को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, सैचुरेटेड कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। और वायुमंडल का जब कोई नमूना संतृप्त हो गया तो उसमें और जलवाष्प भेजेंगे तो संघनन की क्रिया होगी।
या वायुमंडल का वह नमूना, मान लीजिए वायुमंडल का एक नमूना है, ये 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 50 ग्राम इसमें वाटर वेपर है, इस पर ये संतृप्त हो गया। अब इसमें और वाटर वेपर की जरूरत नहीं है ना, और वाटर वेपर की जरूरत इसमें नहीं है, सैचुरेटेड हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें संघनन की प्रक्रिया हो, तो आप दो उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय क्या कर सकते हैं, इसमें और अधिक जलवाष्प भेज दीजिए। आपने 10 ग्राम और जलवाष्प भेजा, तो अब इसकी धारण करने की क्षमता 50 ग्राम की है, और 50 ग्राम ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें सैचुरेटेड हो चुका है। तो जो अतिरिक्त 10 ग्राम आप वाटर वेपर भेजेंगे वह जल की नन्ही नन्ही बूंदों में जल सीकरों में परिवर्तित हो जाएगी ना, या उसको मेघ सीकर भी कहते हैं, मेघ सीकरों में परिवर्तित होती चली जाएगी। और दूसरा क्या उपाय है कि आप अतिरिक्त इसमें जलवाष्प नहीं भेज रहे हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि इसमें संघनन की प्रक्रिया हो, तो क्या कर सकते हैं आप, वायुमंडल के इस नमूने का अगर आरोहण हो जाए क्षोमंडल में और अधिक ऊंचाई पर ये पहुंच जाए, तो और अधिक ऊंचाई पर जाएगी तो आपको पता है क्षोमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि की गिरावट, वृद्धि होती है कि गिरावट होती है, गिरावट होती है ना। तो इसमें तापमान गिर करके मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और आप जानते हैं तापमान गिरने के साथ जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर वायुमंडल के इस नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता 30 ग्राम है, तो यहाँ पर तो इसमें 50 ग्राम थी। अब जब ऊपर चली गई तो इसमें जलवाष्प धारण करने, इसका तापमान घट गया, वायुमंडल के इस नमूने का तापमान घट गया, और तापमान घटने के साथ ही इसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता घट गई। क्लियर है ना, 50 ग्राम से 30 ग्राम हो गई। इसका मतलब इसमें जबकि था शुरू में कितना 50 ग्राम, तो जो अतिरिक्त 20 ग्राम है वह वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये सब आपने पढ़ा था, संघनन में भी पढ़ा है, कंडेंसेशन में। अब संघनन केवल हो जाने से वर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। केवल संघनन हो जाने से वर्षण की प्रक्रिया, और संघनन आपने पढ़ा, संघनन के विभिन्न रूप पढ़ा है ना, उच्च स्तरीय संघनन, निम्न स्तरीय संघनन। अब केवल संघनन हो जाने से ही क्या होता है, वर्षा प्रारंभ नहीं होती। कई बार आपने देखा है कि आकाश में काले काले बादल दिख रहे हैं और वर्षा नहीं हो रही है ना, आप अक्सर देखते हैं ऐसे बादल हैं आकाश में और वर्षा नहीं हो रही है। इसका मतलब केवल बादलों के निर्माण मात्र से ही वर्षा नहीं हो जाती। वर्षा होने के लिए क्या आवश्यक है, वर्षा होने के लिए बादल में क्या होता है कि मेघ सीकर होते हैं, उसको हम लोग कहेंगे बादल में जो जल की नन्ही नन्ही बूंदें होती हैं उनको क्या कहते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स कहते हैं। क्लाउड ड्रॉपलेट्स, क्लाउड ड्रॉपलेट्स को हिंदी में क्या कहेंगे, क्लाउड ड्रॉपलेट्स को हिंदी में क्या कहेंगे, मेघ सीकर, मेघ सीकर। और ये मेघ सीकरों का व्यास इतना कम होता है कि 5 मिलीमीटर व्यास में 80 लाख तक मेघ सीकर हो सकते हैं। 5 ml व्यास अगर है, 5 मिलीमीटर व्यास में कितने हिमसीकर हो सकते हैं, 80 लाख तक हिमसीकर हो सकते हैं। अर्थात हिमसीकरों का डायमीटर बहुत कम होता है, बहुत छोटे छोटे हिमसीकर होते हैं। तो जब ये बहुत छोटे छोटे हिमसीकर हो गए तो क्या वायु का ऐसा उत्प्लावन बल काम कर रहा है ना, फोर्स ऑफ बायंसी या बायंट फोर्स काम कर रहा है ना, वायु का उत्प्लावन बल, कोई भी तरल हो, वायु हो या जल हो, कोई भी तरल हो, चाहे वह द्रव हो या गैस है, द्रव और गैस दोनों को सम्मिलित रूप से तरल कहते हैं ना, तो कोई भी तरल है वह क्या करेगा, उत्प्लावन बल लगाता है ना, ऊपर की ओर फोर्स ऑफ बायंसी या बायंट फोर्स। तो वायुमंडल के उत्प्लावन बल के कारण क्या होता है कि जो मेघ सीकर हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं, वो वायुमंडल में से सस्पेंडेड रहते हैं, वो नीचे नहीं आएंगे, ऐसे तैरते रहेंगे। अब क्या होता है कि नीचे कैसे आएंगे, इनके लिए 2 सिद्धांत हैं। एक तो बर्गरान फिंडीसेन का कौन सा सिद्धांत है, आइस क्रिस्टल थ्योरी। इस सिद्धांत को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रीफ में आप जान लीजिए। बर्गरान फिंडीसेन ने यह कहा कि वायुमंडल में ऊंचाई पर तापमान काफी कम रहता है, लेकिन वायुदाब भी कम रहता है। तो उन्होंने कहा वहां हिमांक के नीचे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जल की बूंदों का भी एक साथ वाटर ड्रॉपलेट्स, जल सीकरों का भी निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है, हिम के रौं का भी निर्माण होता है। हिम के रौं का भी निर्माण होता है वायुमंडल में ऊंचाई पर, और जल सीकरों का भी निर्माण होता है। उन्होंने यह कहा कि हिम के रौं का, जैसे 2-3 हिम के रवे हैं, तो जल सीकर कई हजार की संख्या में होते हैं, कई हजार जल सीकर होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं।
इन्होंने कहा कि जल सीकरों के ऊपर के वाष्प दाब और हिम के कणों के ऊपर के वाष्प दाब में, वेपर प्रेशर वाष्प दाब में क्या होता है, काफी डिफरेंस होता है, अंतर होता है। और इस अंतर के कारण क्या हो जाएगा बताइए, इस अंतर के कारण जो जल की बूंदें हैं, जल के सीकर हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इनका तेजी से वाष्पीकरण होता है। और ये जो हिम के कण हैं या हिम के रवे हैं, उनके चारों ओर जो जलवाष्प होती है, वह जो जलवाष्प होगी वह क्या जल की बूंदों का वाष्पीकरण तेजी से होता है। अगर हजारों जल सीकरों के बीच में हिम का एक रवा डाल दिया जाए तो सेकंड्स में समय लगता है। ये जो जल की सीकर होते हैं, जल सीकर, ये तेजी से वाष्पित होकर के हिम के रवों के चारों ओर कलेक्ट हो जाते हैं, हिम के रवों के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। और हिम के रवों के चारों ओर इकट्ठे होकर क्या हो जाएंगे, हिम के रवों के चारों ओर इकट्ठे होकर क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। हिम का टेम्परेचर कम है और हिम का जो कण है उसका व्यास बढ़ाते चले जाएंगे, प्रक्रिया चलती रहेगी और हिम के रवों का व्यास बढ़ता रहेगा। हिम के रवे 1, 2, 3 की संख्या में हैं और जल सीकर हजारों की संख्या में है। जल सीकरों का वाष्पीकरण होता रहता है और हिम के कणों के चारों ओर जलवाष्प इकट्ठी होकर के जो क्या है, हिम क्रिस्टल, उसका डायमीटर बढ़ाते चले जाते हैं। तब इससे क्या होगा, हिम क्रिस्टल का व्यास काफी ज्यादा हो जाता है। हिम क्रिस्टल का व्यास, हिम के रॉ का व्यास जब इतना अधिक हो जाएगा कि वो व्यास बढ़ेगा तो भारी उनका भार बढ़ेगा। उनका भार जब इतना अधिक हो जाएगा कि वायुमंडल का उत्प्लावन बल उन्हें रोक नहीं पाएगा तो वे नीचे की ओर उनका प्रवाह शुरू हो जाएगा और जल की बूंदों या हिम के रॉ का वायुमंडल में ऊंचाई से धरातल की ओर प्रवाह ही क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। अब ये जब नीचे आएंगी होता है, जब ये नीचे आएंगी तो क्या होगा, जब ये नीचे आएंगी तो क्या होगा, अगर ऐसे प्रदेशों में आ रही हैं जहां उष्णता है अर्थात ट्रॉपिकल बेल्ट है या टेम्परेट बेल्ट है और ग्रीष्म ऋतु का समय है, टेम्परेट बेल्ट में ग्रीष्म ऋतु का समय है, तो क्या हो रहा है कि वायुमंडल के जब निचले परतों में आ रही है तो वहां तक का अगर तापमान कम है तब ये हिम के रवे के ही रूप में धरातल तक आती है तो हम लोग कहते हैं स्नोफॉल हो रहा है। अगर ऐसे क्षेत्रों में ये हिम के रवे गिर रहे हैं नीचे की ओर जहां धरातल के निकट की वायुमंडल का टेम्परेचर ज्यादा है, हिमांक के ऊपर है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, वहां ये निचली परतों में जब आती हैं एक तो घर्षण भी काम करता है और दूसरा निचले वायुमंडल की निचली परत में टेम्परेचर ज्यादा है जहां पर, तो वहां पर ये फिर से मेल्ट कर जाएंगी, पिघल जाएंगी और पिघल कर जल की बूंदें बन जाएंगी और जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरेगी जिसे हम लोग जलवृष्टि कहते हैं। जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जलवृष्टि कहेंगे। ट्रॉपिकल बेल्ट है वहां तो वर्षभर ऐसा होता है, टेम्परेट बेल्ट में ग्रीष्म ऋतु में, शीतोष्ण कटिबंध में ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होगा ना। वहां पर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु है, शीतोष्ण कटिबंध में तो वहां पर रेनफॉल हो जाएगी। अगर और जो ध्रुवीय प्रदेश है, पोलर रीजन है, तो वहां धरातल के निकट का जो वायुमंडल है वहां भी टेम्परेचर हिमांक के अगर क्या है, हिमांक के नीचे है तो वहां पर स्नोफॉल ही होगा। लेकिन जहां के वायुमंडल की निचली परत का टेम्परेचर हिमांक के ऊपर है वहां पर ये पिघल जाएगी, मेल्ट कर जाएगी और जलवृष्टि होगी। और हिमफॉल कैसे, स्नोफॉल कैसे हो रहा है, जलवृष्टि कैसे हो रहा है, इसकी व्याख्या बर्गरान फिंडीसेन का सिद्धांत ये कर देता है। दूसरा एक सिद्धांत है टकराव सिद्धांत, टकराव कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी यह कहती है कि वायुमंडल में प्रेशर ऊंचाई पर वायुदाब कम रहता है तो जो छोटी बूंदें हैं और बड़ी बूंदें हैं दोनों ऊपर से नीचे की ओर आती है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपने देखा है कि बादल कहाँ से है, धरातल के निकट से शुरू होकर के किस ऊंचाई तक, 15 किलोमीटर। जो वर्षा कपासी बादल है 18-19 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनते हैं। तो इनमें जो मेघ सीकर है, मेघ सीकर का मतलब क्लाउड ड्रॉपलेट्स, ये नीचे की ओर जब आते हैं तो इसमें बड़ी बूंदों से छोटी बूंदें जब टकराती हैं तो बड़ी बूंद में समाहित हो जाती है और बड़ी बूंद में ऐसे समाहित होती चली जाती हैं तो बड़ी बूंदों का आकार ज्यादा हो जाता है, उनका आकार बढ़ता जाता है और नीचे वायुमंडल की सघनता भी बढ़ती है ना, तो उत्प्लावन बल भी बढ़ेगा। सघनता बढ़ेगी तो उत्प्लावन बल भी बढ़ेगा ना। जिस भी द्रव का डेंसिटी ज्यादा होगा, जिस भी तरल का डेंसिटी ज्यादा होगा उसका उत्प्लावन बल भी उसी तरह से ज्यादा होगा। समझ रहे हैं, जिस तरल का
घनत्व ज़्यादा होगा उसका उत्प्लावन बल भी उतना ज़्यादा होगा। तो नीचे क्या है, उत्प्लावन बल ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि सघन वायुमंडल है, लेकिन बूंदों का आकार बढ़ता चला जाता है टकराव के कारण। छोटी और बड़ी बूंदें आपस में टकराती हैं और बड़ी बूंद छोटी बूंद को अपने में समाहित कर लेती है, तो इनका आकार बड़ा हो जाता है और इसलिए वायुमंडल के उत्प्लावन बल के अगेंस्ट में ये धरातल तक पहुंच जाती हैं, जिससे हम लोग वर्षण करते हैं। समझ रहे हैं? ये दो सिद्धांत वर्षा के बारे में है जिसको हम लोग और डिटेल करेंगे। हम लोग बात केवल वर्षण की कर रहे हैं। तो वर्षण क्या है? संघनन होता है। संघनन के पश्चात जो मेघ शिखर होते हैं, जब इनका आकार बड़ा हो जाता है तब इनको हम लोग कहते हैं रेन ड्रॉप्स। तब हम लोग इनको रेन ड्रॉप कहेंगे, वर्षा की बूंदें। और ये वर्षा की बूंदें क्या होती है? धरातल की ओर अग्रसर, क्योंकि इनका आकार बड़ा हो गया तो ये धरातल की ओर अग्रसर होने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में? वर्षण या वृष्टि कहेंगे। अब वर्षण या वृष्टि के रूप क्या है? फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण या वृष्टि के रूप। वर्षण या वृष्टि के 3 रूप हैं। वर्षण या वृष्टि के 3 रूप हो गए। पहला तो हो गया गैसियस प्रेसिपिटेशन, हिंदी में क्या हो जाएगा? गैसियस प्रेसिपिटेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? गैसीय वर्षण। लिखते चलिए, गैसीय वर्षण। दूसरा क्या हो गया? लिक्विड प्रेसिपिटेशन। लिक्विड प्रेसिपिटेशन। लिक्विड प्रेसिपिटेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव वर्षण। और तीसरा क्या है? सॉलिड प्रेसिपिटेशन। सॉलिड प्रेसिपिटेशन मतलब हो गया प्रेसिपिटेशन। सॉलिड प्रेसिपिटेशन में ठोस वर्षण। ठोस वर्षण। अब जो गैसीय वर्षण है इसमें क्या क्या आता है? गैसीय वर्षण में आता है ओस। ओस आता है। ओस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डेव कहेंगे। डेव। दूसरा कौन सा है इसमें? पाला या तुषार आता है। पाला या तुषार आ जाता है। पाला या तुषार, इंग्लिश में फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट। ये सब क्या है? ये सब हो गए गैसीय वर्षण के प्रकार। इसके बाद लिक्विड प्रेसिपिटेशन में क्या है? लिक्विड प्रेसिपिटेशन में ड्रिजल है। ड्रिजल। ड्रिजल। और दूसरा क्या है? मिजल है। ड्रिजल है, मिजल है और रेनफॉल है। ड्रिजल है, मिजल है और रेनफॉल है। ड्रिजल है, मिजल है, रेनफॉल है। ड्रिजल को हिंदी में क्या कहेंगे? फुहार। फुहार है। मिजल को हिंदी में मिजल ही कहेंगे और रेनफॉल को जल वृष्टि कह देंगे या जल वर्षण या जल वृष्टि। जल वृष्टि या जल वर्षण। जल वर्षण। वर्षण के देखिए इतने प्रकार हैं। वर्षण का मतलब अक्सर लोग समझ जाते हैं कि केवल जल का गिरना, बस जल वृष्टि को ही वर्षण समझ जाते हैं। जल वृष्टि रेनफॉल क्या है? वर्षण का, प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है। और सॉलिड प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आ जाएगा? सॉलिड प्रेसिपिटेशन में आ जाएगा स्नोफॉल। स्नोफॉल। और दूसरा क्या हो जाता है? स्लीट हो जाता है। स्लीट। और तीसरा इसमें क्या है? हेल स्टॉर्म। हेल हो गया। हेल स्टॉर्म पूरा वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये तूफान की तरह आता है। तो हिंदी में स्नोफॉल क्या हो गया? हिमपात। हिमपात। स्नोफॉल हो गया हिमपात। और दूसरा स्लीट क्या हो गया? सहिम वृष्टि। सहिम। सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि। और हेल स्टॉर्म क्या हो गया? उपल वृष्टि। उपल वृष्टि। हेल स्टॉर्म उपल वृष्टि हो गई। हेल स्टॉर्म हो गया उपल वृष्टि। उपल वृष्टि। बात समझ रहे हैं? बहुत आसान है। ओस आप जानते हैं कि सामान्यतः मैदानों में, शीत ऋतु में और उच्च पर्वतीय प्रदेशों में, अब इसको बाद में लिख लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए बाद में लिख लीजिएगा। सामान्यतः मैदानों में क्या होगा? सामान्यतः मैदानों में शीत ऋतु में, ना शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैदानों में शीत ऋतु में और उच्च पर्वतीय प्रदेशों में किस ऋतु में? शीत ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों समय। जब धरातल के निकट की वायु का तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायुमंडल के जो धरातल के निकट की वायु है उसकी जलवात धारण करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उसमें संघनन होता है, जल की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं और बड़ी बड़ी बूंदें जब पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ी रहती हैं तो उसको कहते हैं ओस। ओस के निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः हिमांक के
ऊपर होती है। और यही प्रक्रिया जब हिमांक के नीचे हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाए, तो क्या बन जाती है, हिम के छोटे छोटे रवे जो शीत ऋतु में मैदानों में और शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु में कहां पर, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ी दिखाई देती है, जिसे हम लोग पाला या तुषार। रोज बचपन से ही ओस देखे हैं, कहा जाता है ओस पर चलो भैया आपकी ज्योति बढ़ जाएगी ना। पाला आपको पता है, पाला पड़ गया, अरहर का जो पत्तियां हैं सूख गई, पाला पड़ गया, आलू की पत्तियां सूख गई, सब बचपन से देखते चले आए हैं। वही है वर्षा, रोज बचपन से देखते चले आए हैं, वही वाला भूगोल है। पूरा विश्व ऐसे देखते रहिए, भूगोल विषय तैयार हो गया। अब देखिए क्या है, द्रव वर्षण। द्रव वर्षण एक अंग्रेजी के छात्र को भी भूगोल का छात्र में परिवर्तित करने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। एक है ये जल वृष्टि, जल वृष्टि है यहाँ पर ना, जल वर्षण या जल वृष्टि। जल वृष्टि में क्या हो गया, फुहार। फुहार किसको कहते हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है, कई बार ऐसी स्थिति होती है जब वायु का ऊपर की ओर प्रवाह बहुत मंद है, जो कौन सी धाराएं हैं, वायु धारा है वो बहुत क्षीण है, एयर करंट कहते हैं ना। पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को तो पवन कहते हैं, और पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर प्रवाहित वायु को क्या कहते हैं, वायु धारा कहते हैं, एयर करंट है। जब वायु धारा बहुत क्षीण होती है तो कई बार, और वायुमंडल शांत होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो भी धरातल की ओर आने लगती है, जिसे हम लोग फुहार कहते हैं। फुहार में जो वाटर ड्रॉप्स होती है ना, जल की बूंदें, इनका डायमीटर जो होता है, इनका डायमीटर, इनका व्यास लेस देन 0.5 mm होता है। फुहार में और वर्षा में क्या अंतर है, फुहार में जो जल की बूंदें हैं इनका व्यास 0.5 मिलीमीटर से कम होता है, और रेनफॉल में क्या होता है, जो जल की बूंदें हैं इनका व्यास कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा होता है। इधर हम लिख रहे हैं व्यास, लिखे नहीं है लेकिन आप समझते रहे, व्यास क्या है, ज्यादा है, किससे, 0.5 mm से। और यहाँ पर व्यास क्या है, इधर जो रहता है वो कम रहता है, व्यास क्या है, कम है, किससे, 0.5 mm से। तो फुहार है और व्यास ज्यादा हो गया तो जल वृष्टि हो गई। जल वृष्टि में बूंदों का आकार बड़ा होता है, फुहार में बूंदों का आकार छोटा होता है, बचपन से पता भी होगा आपको। फुहार जनरली वर्षा होने वाली रहती है, उसके ठीक पहले कुछ फुहार पड़ जाता है, फिर वर्षा होती है। कई बार वर्षा बंद हो गई और फिर फुहार पड़ने लगता है, अर्थात बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना बंद हो गया, फिर छोटी बूंदें गिरती हैं। तो सामान्यतः वर्षा के पहले या वर्षा के बाद भी फुहार की स्थिति उत्पन्न होती है, और कई बार केवल फुहार पड़ के ही रुक जाता है, वर्षा नहीं होती है, ऐसी भी कंडीशन होती है। और मिजल क्या है, मिस्ट आपने कल पढ़ा था, मिस्ट धुंध, धुंध है कोहरे का हल्का रूप है। और दूसरा क्या है, ड्रिजल है, ड्रिजल आप जान ही रहे हैं, फुहार है। कहीं पर धुंध छाया हो, कहीं पर धुंध छाया हो, शीत ऋतु में आप देखते हैं जनवरी के महीने में वायुमंडल में ऐसे धुंध छाया रहता है, कोहरे का हल्का रूप रहता है, और उसी समय फुहार भी पड़ रही हो। अक्सर हम लोग जब छोटे थे, अब तो बहुत हम देख रहे हैं कि जलवायु और मौसम में बड़ा परिवर्तन हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे तो मकर संक्रांति जो 15 जनवरी को पड़ती है या उसके आसपास की तिथियों में यह स्थिति रहती थी, ऐसे हल्का कोहरा छाया रहता था और उसी समय बूंदाबांदी हुआ करती थी। ये दोनों का जो संयुक्त प्रभाव है उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे मिजल। मिजल में आप क्या लिखेंगे, यह धुंध तथा फुहार का संयुक्त रूप है। इस मिजल शब्द की उत्पत्ति मिस्ट तथा डीजल से हुई है। कहीं पर धुंध पड़ा हो और वहां पर फुहार भी पड़ रही हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, मिजल कहते हैं। अपने शब्दों में अपनी बात को कहना सीखिए, आप लिख ले जाएंगे। फिर वर्षा आप जानते ही है ना, जल की बूंदों का धरातल की ओर गिरना जिनका व्यास 0.5 mm से ज्यादा होता है। फुहार जल की बूंदों का धरातल की ओर गिरना जिनका व्यास 0.5 mm से कम होता है, बस यही है। स्नोफॉल क्या होता है, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में आपने देखा है, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां पर धरातल के निकट की वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है। कहां पर, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में ऊंचाई पर भी तापमान घटता है और उच्च अक्षांशों की ओर भी जाने पर तापमान घटता है। तो उच्च पर्वतीय प्रदेशों में या उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में धरातल के निकट की वायु का तापमान हिमांक के नीचे रहता है और इसलिए वहां पर ऊपर से जो हिम के रवे आते हैं वो वायुमंडल की निचली परत में आकर के भी मेल्ट नहीं होते हैं और धरातल पर हिम के रवे गिरते रहते हैं, जिसे हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। स्नोफॉल जो होता है वह कैसा होता है, धुनी हुई रुई की
भांति होता है। जैसे कहीं रुई धुनते हुए आपने देखा है ना, ऐसे स्नोफॉल होता रहता है, आपको ऊपर गिरेगा, लगेगा कोई रुई आपके ऊपर फेंक रहा है। और काफ़ी लंबे समय तक जब स्नोफॉल होता रहता है तो काफ़ी अधिक स्नो का जमाव हो जाता है। आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह है इससे भी ज़्यादा ऊंचाई तक स्नो का जमाव हो जाता है। तो नीचे का जो स्नो होगा वो ऊपर के स्नो के भार और दबाव के कारण हार्ड हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा, लेयर्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, संघत हो जाएगा और परतदार अवस्था में हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं। कठोर हिम को आइस कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी वाले स्नो व्हाइट लिखते हैं, किसी की तारीफ में स्नो व्हाइट कहते हैं, स्नो व्हाइट कहते हैं, आइस व्हाइट नहीं कहते। आइस व्हाइट कहने का मतलब गोरी तो है वो नायिका, लेकिन कठोर भी बहुत है। और स्नो व्हाइट कहने का मतलब कि गोरी है लेकिन सॉफ्ट भी है। तो ये हो गया स्नोफॉल। और सहिम वृष्टि तो आप जानते हैं, जिसको गांव में कहते हैं बिनौरी पड़ रही है, वर्षा भी हो रही है और उसी के साथ साथ छोटे छोटे आइस बाल्स भी गिर रहे हो। ये दोनों प्रभाव क्या कहलाता है, सहिम वृष्टि ना। छोटे छोटे क्या हो रहे हो, जैसे उसमें उपले भी गिर रहे हो, उपले बोलते हैं, उपले, छोटे छोटे उपले भी गिर रहे हो, हिम के छोटे छोटे उपले भी गिर रहे हो। और क्या हो रही हो, वर्षा भी हो रही हो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्लीट कहते हैं, सहिम वृष्टि कहते हैं। और हेलस्टॉर्म क्या होता है, जब वायुमंडल में बहुत उथल पुथल होती रहती है, धरातल के उष्ण और आर्द्र वायु, धरातल की उष्ण और आर्द्र वायु बहुत तेजी से सडन उसमें क्या होता है, आरोहण हो जाता है और बहुत ऊंचाई पर चली जाती है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर जब पहुंच जाती है तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और बहुत फास्ट संघनन होता है और बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, आइस बाल्स बनते हैं। जिसकी प्रोसेस है उसको बताएंगे। पहले छोटा बनेगा, उसके चारों ओर फिर और वाटर वेपर कलेक्ट होगा, फिर एक दूसरी लेयर बन जाएगी और वाटर वेपर कलेक्ट होगा, तीसरी लेयर बन जाएगी, फिर चौथी लेयर बन जाएगी। ऐसे क्या होता है, बड़े बड़े आइस बाल्स बन जाते हैं जिनका व्यास 0.5 नहीं, जिनका व्यास 0.5 नहीं 5 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक होती है। 0.5 से लेकर 50 मिलीमीटर तक होती है। अर्थात ये क्या कितने बड़े हो जाते हैं, ये मटर के दाने से थोड़ा बड़े से लेकर के, मटर देखते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा आकार होता है। और कहाँ तक होता है, 50 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, जो गोल्फ का बाल है, 50 मिलीमीटर का मतलब गोल्फ का बाल इतने बड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े भी आइस बाल्स ऐसे गिरते हैं। और ये जब गिरते हैं किसी जीव जगत के ऊपर गिरेंगे तो वो भी तहस नहस होगा। आपके सिर पर गिरेगा, सिर फट जाता है, ऊंचाई से नीचे गिर सिर फट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है नाक। के बाद ये वर्षण के रूप है। वर्षण के प्रकार में केवल 3 प्रकार होता है। एक तो होता है संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा। दूसरी क्या होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल को हिंदी में क्या कहेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल हिंदी में क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा। और तीसरे प्रकार की वर्षा को क्या कहेंगे बताइए, चक्रवाती वर्षा या वाताग्रीय वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल या इसी को कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा।